हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। चलिए, मैं भी बहुत फर्स्ट क्लास। चलिए बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं आगे, अपने लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। रिवीजन क्लास ऑफ कंपनी लॉ। अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है, लास्ट क्लास में भी जो हम लोगों ने रीड किया है, एक बार उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो हम हर क्लास में करते हैं कि लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सो इट विल बी केप्ट इन आवर मेमोरी एंड फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ याद है? कोई बात नहीं, याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि क्या चीज है। नंबर 1 हमने पढ़ा था एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी? जो जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। यस, जिस कंपनी का कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाली कंपनी कही जाती है एसोसिएट कंपनी। लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कितना होना चाहिए? मिनिमम 20% का क्राइटेरिया। कितना? मिनिमम 20% का क्राइटेरिया है। 20 से 50 तक जा सकता है। 20 से 50 तक वो क्या रहेगा? एसोसिएट कंपनी रहेगा। लेकिन 50 से अबव जाते ही वो क्या हो जाएगा? सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन वहां पर बन जाएगा। क्लियर? एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर ऑल्सो। क्लियर? अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को देखने का क्या तरीका है, क्या मोड है? हम देखते हैं वोटिंग पावर। अगर वोटिंग पावर 20% या उससे ज्यादा है तो दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मतलब अगर किसी कंपनी की वोटिंग पावर में मेरे को राइट दिया गया 20% या उससे ज्यादा का वोटिंग करने का, तो यस, आई विल बी ट्रीटेड एज एसोसिएट कंपनी। क्लियर? लास्ट में एग्जांपल आपको अच्छे से दिया था, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आए थे बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड, कुछ पब्लिक कंपनी से रिलेटेड। अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि आपकी एक कंपनी होती है जिसका नाम है फॉरेन कंपनी। क्लियर? फॉरेन कंपनी से पहले हम लोगों ने एक और पढ़ा था जिसका नाम था आपका गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन नंबर 245। सेक्शन नंबर 245 क्या कहता है? 245 ये कहता है गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल एटलीस्ट 51% किसके पास हो? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या कम्युनिटी बेसिस पर दोनों के पास हो। दैट कंपनी विल बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट कंपनी। बहुत सारे एग्जांपल अपन लोगों ने किए भी थे, और ये भी बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो उसमें शेयर्स किसके नाम पर अलॉट होते हैं? आई टोल्ड यू, शेयर्स किसके नाम पर अलॉट होते हैं? मिस्टर प्रेसिडेंट के नाम पर। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग है तो शेयर्स किसके नाम पर अलॉट होते हैं? 100% in the name of governor they will be allotted. क्लियर? बहुत सारे एग्जांपल है, सेल, बेल, घेल, ठीक है, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC, ये बहुत सारे एग्जांपल हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम बच्चों आए थे फॉरेन कंपनी। सेक्शन 242 वो क्या कहता है? वो कहता है कि फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जो रजिस्टर्ड तो कहाँ है? आउटसाइड इंडिया, इंडिया में नहीं है, मतलब इंडिया की बाउंड्री से बाहर है, इंडिया की बाउंड्री से बाहर है। रजिस्टर्ड कहाँ है? आउटसाइड इंडिया, लेकिन बिजनेस प्लेस कहाँ है? इंडिया में, या हमारे इंडिया में उसका कोई ना कोई बिजनेस प्लेस है, वो कैसे भी हो, थ्रू एन एजेंट, थ्रू फिजिकल मूवमेंट, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, व्हाटएवर, कोई कॉल सेंटर में, सारी की सारी चीजें आपको मैंने एग्जांपल दिया, BMW, यस, दैट विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी। क्लियर? चल सकते हैं आगे? चलिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूं। आपको सेक्शंस जो पढ़ने हैं, ठीक है, वो कैसे आपको यहां पर माइंड में सेट रहे, उसके लिए एक छोटी सी बात आप लिखेगा, तो दैट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू गाइस। लिखेगा एक चीज कि क्या चीज होती है। हाँ जी, एक चीज लिखिए, हाउ टू रिमेंबर सेक्शंस। जस्ट डू दिस व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। नो नीड टू टेक टेंशन, कैसे रहेंगे, गलत हो जाएंगे तो। अगर सेक्शंस गलत हो गए और आपका कंटेंट अच्छा है तो यू विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। लेकिन अगर आपका कंटेंट भी अच्छा और आपने सेक्शंस भी सही कोट किया तो यस, यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। चलिए, तो इसके लिए अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सेक्शंस को हमें कैसे रीड करना चाहिए, सेक्शन को हमें कैसे लर्न करना चाहिए। क्लियर? चलिए, आ जाए फटाफट से कि सेक्शन को रीड करने का क्या अपना फॉर्मूला है, वो क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात,
सबसे पहले हमने बच्चों बात किया सेक्शन नंबर 1 होता है एप्लीकेबिलिटी। किसी भी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 होता है, वो क्या होता है, यहां पर नोट कर लीजिए, सेक्शन नंबर। ठीक है, वो कैसे कैसे होता है अब ध्यान देते हैं। सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर आप डाल लीजिए। अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। पहले मैं बता देता हूं, फिर आराम से नोट कीजिएगा। सेक्शन नंबर 1 इज एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी किस चीज की, जिससे रिलेटेड कोई सेक्शंस, जो भी एक्ट हम पढ़ रहे हैं उस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहां कहां पर है, ये कहां पर एप्लीकेबल होता है, कहां पर अप्लाई नहीं होता है, ये सारी बातें दी जाती है बच्चों सेक्शन नंबर 1 में। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेबिलिटी। अपना सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है, एप्लीकेबिलिटी कहां पर है कंपनीज एक्ट की, होल ऑफ इंडिया में आपकी एप्लीकेबिलिटी है। आराम से सुनिएगा बच्चों, आराम से देखिएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 2 आपका आता है बच्चों डेफिनेशंस। जितने भी डेफिनेशंस होती हैं आपकी रिलेटेड टू दैट, सेक्शन नंबर 2 220, जैसे कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 220 में कंपनी क्या होती है, कंपनी का मीनिंग क्या होता है, ये डेफिनेशन आपका सेक्शन नंबर 220 में। इसके बाद बहुत सारी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी भी है और आपको मैं आज एक बार अच्छे से थोड़ी सी लर्न करवा देता हूं। प्राइवेट कंपनी सेक्शन नंबर 2 कॉमन है सब में। डेफिनेशन जहां भी आएगा उसका कॉमन रहेगा 2। आपको सिर्फ लिखना है क्या, 268 प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी 271। क्लियर। ओपीसी 2, अगेन 2 इज कॉमन ऑलवेज 62। नो नीड टू रिमेंबर कि 2 लगेगा। जैसी डेफिनेशन आएगा, जैसी नाम आएगा वैसे 2 तो लग ही जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर। तो 262। स्मॉल कंपनी 285। ऐसा पढ़ा है ना। चलिए इतना क्लियर। कैसे कैसे हमने चीजों को पढ़ना है। डेफिनेशंस में 220, 268, 271, 262 स्मॉल कंपनी। और फिर हम एक छोटी सी आपसे पूछते हैं गवर्नमेंट कंपनी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी था गवर्नमेंट कंपनी कौन सा, 245। फॉरेन कंपनी कौन सा, 242। क्लियर। चलिए आप एक बार नोट कर लीजिए इन चीजों को, फिर हम आगे चलते हैं। फर्स्ट सेक्शन नंबर फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट होल ऑफ द नेशन, होल ऑफ द इंडिया पर अपने अप्लाई होता है कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन नंबर 2 इज फॉर डेफिनेशंस। डेफिनेशन में बहुत सारे डेफिनेशंस हम लोगों ने रीड किया है, उसके लिए आप एक बार लिख लीजिए, आपने नोट कर लीजिए। 220 कंपनी का डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी 268, पब्लिक कंपनी 271, स्मॉल कंपनी 285, ओपीसी 262, गवर्नमेंट कंपनी 245, फॉरेन कंपनी 242। क्लियर। इतना डन, यहां तक ओके, कोई इशू नहीं। सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2 ऐसे हम लोगों ने पढ़ाई करना है और ऐसे ही समझना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं कि अब सेक्शन नंबर 3 से चीजों को कैसे अपन रीड करेंगे। सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6 मैंने बताया ना अभी आपको। 3, 4, 5, 6 से हम चीजों को कैसे समझेंगे, दीजिएगा ध्यान। सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे आज ही पढ़ेंगे, आज ही आपको समझ में आ जाएंगे। विल बी केप्ट इन योर मेमोरी 100%। सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ध्यान से लीजिए। एक छोटी सी बात जो मैं यहां पर लिखा रहा हूं आपने लिखनी है। FM आया और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं उन सबके सामने ऐसे आपको लिखना है। 3 के आगे F, 4 के आगे M,
5 के आगे आया, 6 के आगे और, इनकम फॉर्म, 8 नंबर पे लिखिए फॉर्म, रजिस्टर्ड एंड, सेक्शन नंबर 10 के आगे लिखिएगा, सेक्शन नंबर 10 एंड बाइंड, लिखिए बाइंड। सेक्शन नंबर 10 के आगे लिखिए बाइंड। एफएम आया और इनकम फॉर्म रजिस्टर्ड एंड बाइंड किया। एफएम आया, ध्यान से एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एक सेक्शन का अच्छे से शॉर्टकट बता दे रहा हूं जल्दी से, आपको कहीं कोई इश्यू नहीं रहेगा। एफएम आया और इनकम फॉर्म रजिस्टर्ड एंड 10 नंबर पर बाइंड किया। इंग्लिश से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश से लिखना 100% वैसे ही लिखना है, ठीक है? तो समझ में आ जाएगा कि क्या आपने को करना है। एफएम आया और इनकम फॉर्म रजिस्टर्ड एंड बाइंड किया। अब सीधा अपना नंबरिंग पे आते हैं। सेक्शन नंबर 1 इज एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन नंबर 2 वाज डेफिनेशन। अब आते हैं अपन सेक्शन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। 3, 4, 5, 6 यहां से स्टार्ट करें। एफ मीन्स लिख लीजिएगा बस फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन, एफ फॉर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, कि अपने को डिसाइड करना होता है कंपनी कौन सी बनानी है, प्राइवेट बनानी है, पब्लिक बनानी है, एनपीओ बनानी है, ये सब फॉर्म जब भी हम करते हैं दैट इज द सिस्टम ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट एम, मेमोरेंडम, एम मीन्स मेमोरेंडम। नेक्स्ट आया मतलब आर्टिकल्स। जो भी फर्स्ट लेटर है उसके ऊपर आपका पूरा सेक्शन का सीरीज बना हुआ है बच्चों, टेंशन लेने का बिल्कुल इश्यू नहीं। जस्ट रीड इट वंस एंड जस्ट look at your notebook and it will be kept in your memory 100%। और मतलब लिखिएगा एक्ट टू ओवरराइड एमओए एंड एओए। जब हम सेक्शन 6 का रिवीजन करेंगे तब अच्छे से आपको बताएंगे। जस्ट नोट डाउन। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, एक्ट ओवरराइड एमओए एंड ओए। सेक्शन नंबर 7 इनकम, इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स, इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स। सेक्शन नंबर 8 फॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ एनपीओ। एनपीओ की अपन करते ना इनकॉर्पोरेशन, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 9 नंबर रजिस्टर्ड। यस, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, जब कंपनी आपका रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बारे में बात करें। कंपनी को आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, effect of registration। and section number 10, last one is section number 10 registered and bind। मैंने आपको बताया था, लिखिएगा सेक्शन नंबर 10 के आगे बाइंड किया। अब इस बाइंड से बनता है आपका बाइंडिंग इफेक्ट। बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ
MOA and AOA. बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ MOA एंड AOA। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अपन ने पढ़ना है क्या? सेक्शन नंबर 1 एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, इसके बाद अपने को काउंटिंग करना बस 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना कर लिया। उसके बाद एक छोटी सी लाइन आपको पढ़ना है, सिंपल अपने माइंड में ये बात आपको समझनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, ये छोटी सी लाइन बस। FM आया और इनकम फॉर्म रजिस्टर्ड एंड बाइंड किया, FM आया और इनकम फॉर्म रजिस्टर्ड एंड बाइंड किया। मेरे साथ साथ बोलिएगा प्लीज, FM आया और इनकम फॉर्म रजिस्टर्ड एंड बाइंड किया, FM आया और इनकम फॉर्म रजिस्टर्ड एंड बाइंड किया। F मतलब सेक्शन नंबर 3 पर आएगा। F मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। M मतलब मेमोरेंडम, सेक्शन नंबर 4। अब आपको सीक्वेंस में चल रहा है सब कुछ। आया मतलब आर्टिकल्स और एक्ट ऑफ राइट मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन। 7 इनकम इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स। 8 फॉर्मेशन ऑफ NPO। 9 रजिस्टर्ड इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 10 नंबर बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ MOA एंड AOA। क्लियर? एक बार आप पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा 3 बार पढ़ेंगे, 100% आपको आ जाएगा बच्चों। इधर उधर भागने का कोई नीड नहीं देगा कि रटना है, कोई रटने का नीड नहीं, जस्ट एक लाइन एंड इट्स थ्रू। 10 सेक्शंस इन योर पॉकेट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अपन बात कर रहे थे अब एक नेक्स्ट सेक्शन की, जिसका नाम है सेक्शन नंबर 8। जस्ट अभी हम टाइप्स ऑफ कंपनीज में पढ़ भी रहे हैं और अभी हमने जस्ट सेक्शन नंबर 8 के लिए चर्चा की है थोड़ा सा। क्या हमने किया? सेक्शन नंबर 8 फॉर्मेशन ऑफ NPO, उसी कंपनी को हम समझना चाह रहे हैं, ये कंपनी क्या होती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेक्शन नंबर 8 वो क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल पर्पस के लिए जो कंपनी फॉर्म की जाती है, चैरिटेबल पर्पस क्या पर्पस होता है? चैरिटेबल पर्पस ये पर्पस होता है बच्चों जहां पर उनका मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। प्रॉफिट अपने को नहीं चाहिए, अपने को पब्लिक सेवा करनी है, पब्लिक हेल्प करनी है, अपने को सोशल वेलफेयर करना है। तो ऐसे जो भी कंपनी करना चाहती है, जो भी कंपनी ऐसा कुछ काम करना चाहती है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए बाबा, पैसा बहुत कमा लिया, पैसा नहीं चाहिए अब अपने को जनता की भलाई करना है, जनता की भलाई करना है। अब जनता की भलाई करने के लिए आप कैसे करेंगे? यस, यू जस्ट फॉर्म ए कंपनी, दैट कंपनी विल बी कॉल्ड एज NPO। क्लियर? और जो रजिस्टर्ड होगी कंपनी वो सेक्शन 8 में आपके रजिस्टर्ड होगी। इस कंपनी का मेन मोटो क्या रहेगा? जस्ट टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के लिए ही वो कंपनी चलेगी। उस कंपनी का मेन मोटो यही रहेगा। और कंपनी जो होती है अदर देन NPO, उनका मेन मोटो क्या रहता है? जस्ट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करना, और शेयर होल्डर्स जो उसमें होते हैं, उनके मेंबर्स जो होते हैं, उनको डिविडेंड के रूप में वो पैसा बांट देना। क्लियर? वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जितना कंपनी अर्न करती है अकॉर्डिंगली वो पैसा उनको दे दिया जाए। क्लियर? तो ये मोटो होता है अदर देन NPO। लेकिन NPO का क्या मोटो होता है? NPO का मेन मोटो होता है जस्ट टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, सिर्फ सोशल वेलफेयर को ही जो प्रमोट करती है। लाइक रिलायंस फाउंडेशन बहुत सारी हेल्प करती है ओल्ड एज पीपल की, एंड इसके लिए वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। विप्रो फाउंडेशन, बहुत सारी कंपनी, अजीत प्रेम जी का। क्लियर? ऐसे ही आपका बीइंग ह्यूमन, अपने सलमान भाई, हुड दबंग, ये वाली कंपनीज कैसी बनती हैं? ये सारी कंपनीज जो बनी है बच्चों, ये कंपनीज जो भी होती हैं, इन कंपनी को बोला जाता है NPO। इनका मोटो क्या रहता है? अभी बताया। मोटो जस्ट टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। जस्ट टू प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो कंपनी क्या कंपनी कहलाएगी? वो कंपनी 100% NPO तो नहीं कहलाएगी, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कंप्लीट बैन है। क्या है? कंप्लीट बैन है। किस चीज का? कि वो
डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, क्या नहीं करे, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट dividends to its members। बेसिक बात है। यस, क्या हो सर, प्रॉफिट आया कंपनी ने, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कैसे आया सर? अभी तो आप बोले सर प्रॉफिट कमाते नहीं है। चलिए इसी चीज पर और समझते हैं कि प्रॉफिट नहीं कमाना है, लेकिन अगर प्रॉफिट आया तो क्या करेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। एक कंपनी है जिसका नाम, जो एनपीओ है, मैंने अभी आपको बताया, उसका नाम है विप्रो फाउंडेशन। इस कंपनी में बच्चों प्रॉफिट नहीं आएगा कभी भी। क्या कह रहे हो सर? 100% प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफिट आएगा तो वो आपकी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कहलाई जाएगी। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी मतलब विच इज नॉट एन एनपीओ। क्लियर? तो इसमें जो आएगा वो आएगा सरप्लस ऑब्लिक डेफिसिट। ये क्या चीज होती है? अगर आपका एक्सपेंस है 100 और आपका इनकम जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 120, तो आपका इनकम आएगा 20। ये जो 20 आपका प्रॉफिट होता है अदर कंपनीज में, इस 20 रुपीज प्रॉफिट को आप यहां पर बोलते हो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट विल बी कॉल्ड एज सरप्लस। जैसे आप लोगों ने अकाउंटिंग में अपने पढ़ेंगे, आप लोग अपना जो बनेगा आपका रिसीट एंड पेमेंट एक्सपेंडिचर बनेंगे, एनपीओज की आप पूरी अकाउंटिंग करेंगे जब आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि अगर आपका एक्सपेंस कम है आपके रेवेन्यू से, देन इट विल बी कॉल्ड एज 20 रुपीज सरप्लस। ठीक है? अगर ये वाइस वर्सा है, मतलब आपका एक्सपेंस है 120 और आपका इनकम है 100। क्लियर? तो 20 रुपीज आप लॉस में जा रहे हैं। अब अगर ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है तो बोला जाता है लॉस हो रहा है, लेकिन बिकॉज इट्स एनपीओ तो इसमें बोला जाएगा 20 रुपीज का डेफिसिट हुआ है। ठीक है? तो ये कंपनियां केवल और केवल सोशल वेलफेयर की बनती हैं, इनका कोई मोटो नहीं होता है प्रॉफिट अर्न करने का। सपोज कहीं पर ये लिख दिया गया, किसी क्वेश्चन में ये आपको बताएगा कि ये कंपनी है, एक हमारी एनपीओ है और कंपनी ने बहुत प्रॉफिट अर्न किया है इस साल, और कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो कर सकती है क्या? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है तो कर सकती है क्या? पहली बात तो ये आंसर इज नो, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा वो करती है तो वो कंपनी अपने सारे प्रोविजंस को कंट्रावेन कर रही है, जो कि अलाउड नहीं है। क्लियर? चलिए, तो एनपीओ में डिविडेंड कभी भी डिक्लेयर नहीं हो सकता, इट्स ए कंप्लीट बैन ऑन दैट। अगर ऐसा कोई कंपनी कर रही है तो फाइनली उस कंपनी का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। इस कंपनी का अनदर नेम इज लाइसेंस्ड कंपनी ऑल्सो। पेपर में कभी पूछ लेते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस, हालांकि बहुत कम आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो व्हाट डू यू मीन बाय लाइसेंस्ड कंपनी? लाइसेंस्ड कंपनी आपका सेक्शन 8 कंपनी ही होता है। ठीक है? बहुत सारे टेस्ट में पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको एक बार ढंग से समझना है कि लाइसेंस्ड कंपनी प्रोविजन सारे यही है, सब कुछ ही है, सब बातें वही है, लेकिन बस नेम चेंज हो गया। लाइसेंस्ड कंपनी मीन्स एनपीओ, आपका 100% एनपीओ जो कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चलिए बस एक बार आप जल्दी से उसको पढ़ लेते हैं। चलिए क्या कहती है? ये कंपनी कौन सी कंपनी होती है?
yes, deals with the formation of which are formed to promote the social welfare. चैरिटेबल पर्पज के लिए जो कंपनी फॉर्म की जाती है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ऐसे सारी बात। अब ये अपने को कैसे याद रहे सब इतनी सारी बातें। चलिए आपको छोटा सा फॉर्मूला इसका बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। अपने पास कितनी स्ट्रीम होती है जब भी अपन 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं? अपने पास कितनी स्ट्रीम होती है? कॉमर्स, साइंस और आर्ट। कॉमर्स, साइंस और आर्ट, ये तो होती है। कॉमर्स में आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, यस, आपको एजुकेशन करना पड़ता है। साइंस में आपको क्या करना पड़ता है? रिसर्च करना पड़ता है, क्लियर। और आर्ट्स में आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मली निमोनिक्स के लिए बनाया है बस, और इसका कोई मोटिव नहीं है। कॉमर्स में आप स्टडी करते हैं, दैट्स व्हाई एजुकेशन इज देयर। साइंस में आप रिसर्च करते हैं, एंड आर्ट्स में आप क्या करते हैं? स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, क्लियर। अब आपका क्या काम होता है? आपने वो देखा ना पीके मूवी, 100% देखा होगा बच्चों। एग्जाम से पहले क्या होता है? अपन चैरिटी करने लग जाते हैं। 10 रुपए दिया किसी को, हे भगवान मेरे को अच्छे से पास कराना, हे भगवान मेरे को 20 रुपए मैंने इसको चढ़ा दे दिया, आप अच्छे से पास कराना, मेरे ध्यान रखना। तो अपन क्या करते हैं? चैरिटी भी करते हैं, 100% चैरिटी भी करते हैं। अपन पूजा पाठ भी करते हैं, बिल्कुल पूजा पाठ भी करते हैं, रिलीजन भी रहते हैं। और सोशल वेलफेयर तो उस समय अपना इतना बढ़ जाता है, पूछो नहीं, इतने लेवल पे चले जाता है, पूछो मत। तो ये सब बातों से अपने को बस ये माइंड में रखना, और कोई इश्यू नहीं है। एंड लास्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना मतलब आप लोग वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, आप घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हैं, आप अपने फ्यूल को बचाते हैं कि नहीं यार बाईसाइकिल पे चलेंगे, थोड़ा हेल्थ ठीक रहेगा, एग्जाम देना है, यू विल फ्री, है ना, यू विल फील फ्री। जो ऐसी बातों से जो भी कंपनियां बनेंगी, ये सारी तो चीजें है ही हैं। इसके अलावा भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो कंपनी को प्रमोट, प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ये कंपनी भी आपकी कौन सी कंपनी मानी जाएगी? ये कंपनी भी आपकी एनपीओ मानी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब द कंपनीज फॉर एनी अदर पर्पस ऑल्सो। ये पर्पस तो है ही है। तो पर्पस कौन कौन सा हो गया? कॉमर्स, आर्ट, साइंस, 3 स्ट्रीम आपका, कॉमर्स, साइंस और आर्ट, क्लियर। स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये सारी बातें आपको मैंने शॉर्टकट में समझा दिया कि कैसे आपको ये अपने माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसी कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। सपोज अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर कंपनी को सरप्लस हुआ, नॉट प्रॉफिट, कंपनी को अगर सरप्लस हुआ 20 रुपीज का, तो उसको क्या कंपनी अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। वो क्या करेगी? अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने में लगा देगी। मतलब वो पैसा जो भी उसका ऑब्जेक्ट है, इनसे रिलेटेड कुछ भी ऑब्जेक्ट है, उसी में वो इन्वेस्टमेंट करेगी और कहीं इन्वेस्टमेंट वो नहीं करेगी। अगर वो करती है कहीं पर और इन्वेस्टमेंट अदर देन देयर ऑब्जेक्ट्स, देन कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। अभी आपको बताया कंप्लीट बैन है, बिल्कुल बैन है अपने मेंबर्स को डिविडेंड बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो कंपनी आपकी 100% एनपीओ तो नहीं रहने वाली है। चलिए एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। फिक्की, एसोचैम, नेशनल स्पोर्ट्स, क्राई, और लिख लीजिए CRY, आपका बीइंग ह्यूमन, बहुत सारी जहां भी आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां मिलती हैं। बीइंग ह्यूमन, क्लियर। इस कंपनी को फायदा क्या रहता है? सबसे बड़ा, इसको अपने नेम के लास्ट में सफिक्स में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना है, क्लियर, कोई टेंशन नहीं है। और कंपनी के क्या बेनिफिट होते हैं? इसको बेनिफिट वैसे मिल जाते हैं बच्चों जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, जिसकी लायबिलिटीज जो होती है वो लिमिटेड होती है, तो ऐसे वाले प्रिविलेज वो कंपनी ले लेती है। चलिए रजिस्ट्रार shall on application register such person associated with a company under this section। yes, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन तो देनी पड़ती है। अपन ने सेक्शन 7 में वैसे एक बार रीड किया, फिर भी अपन दोबारा से देखेंगे इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स में। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, द कंपनी शैल एंजॉय सेम प्रिविलेज ऑब्लिगेशन एज ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। यस, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, ये क्या होता है बच्चों? नॉर्मली इट विल बी कॉल्ड एज लाइसेंस्ड कंपनी, लेकिन सपोज ये क्या चीज होती है, ध्यान से देखिएगा। कंपनी
लाइसेंस्ड कंपनी क्यों कहलाती है? आज मैं कंपनी के पास जाता हूं, सर मैं बच्चों को यहाँ पर ना नृत्य कला केंद्र सिखाऊंगा, मतलब डांस एकेडमी मैं यहाँ पर बना रहा हूं और मैं इसमें बच्चों को डांस सिखाऊंगा। क्लियर? नो इश्यू। अब सोशल वेलफेयर है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहा हूं, यस कोई दिक्कत नहीं, मैं वहां से सर्टिफिकेट ले लेता हूं और लाइसेंस कंपनी में बनवा लेता हूं। क्लियर? अब क्या होता है, मेरे को दिखता है यार बच्चे तो कम आ रहे हैं, बच्चे ज्यादा आ नहीं रहे हैं, तो क्या ऐसा किया जाए कि बच्चे बहुत सारे आने लगे? इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, ठीक है ना। जस्ट जो भी मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं ध्यान से देखिएगा, जस्ट वो एग्जांपल आपकी स्टडी बेस्ड से रिलेट किए गए हैं, इनको और किसी चीज पर आप अप्लाई नहीं कीजिएगा। इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ योर स्टडी टू क्रिएट सम इंटरेस्ट इन दैट। जस्ट अब आप क्या करते हैं, आप अपने यहां पर एक डांस कंपटीशन रखवाते हैं और उसमें बुला लेते हैं आप सपना चौधरी जी को। तेरी आँखों का वो काजल, ऐसे करके आप उनको बुला लेते हैं और यहां पर अब आपके बच्चों की भीड़, बच्चों की क्या, बड़ों की क्या, बूढ़ों की क्या, सबकी भयंकर वाली भीड़ आपकी कंपनी में जमा हो जाती है। आपने एंट्री टिकट लगा दिया 100 रुपीज। क्लियर? अब ध्यान से बताइएगा, क्या आपने जो आपने लाइसेंस लिया था इस बात के लिए लिया था कि हम यहाँ पर सपना चौधरी के डांस को ऑर्गेनाइज करवाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया, मतलब आपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया किस चीज का, जो भी आपने लाइसेंस लिया था, जो लाइसेंस आपको दिया गया था वो किस बात के लिए था, बच्चों को आप शिक्षा देंगे, बच्चों को आप डांस सिखाएंगे वहां पर, उसके लिए आपको ये लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था। लेकिन आपने क्या कर दिया, वहां पर आंखों का काजल चला दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर फील होता है, फील क्या होगा, कोई ना कोई कंप्लेंट करेगा सीधी सी बात कि लाइसेंस तो आपको किसी और काम के लिए दिया और काम कर रहे हैं आप कुछ और, तो यस 100% लाइसेंस आपका क्या कर दिया जाएगा, रिवॉक कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रिवॉक कर दिया जाएगा 100% आपका लाइसेंस। आपको लाइसेंस जो भी दिया गया हो उसकी छुट्टी कर दी जाएगी कि महाराज हमने आपको लाइसेंस दिया था इस काम के लिए, अब आप क्या कर रहे हो जो आपको करना नहीं चाहिए, अब इसलिए हम आपसे लाइसेंस को छीन लेते हैं। क्या सिंपली वो छीन लेते हैं और आपकी कंपनी को वो वाइंड अप करने का सिस्टम बना देते हैं कि अब आपकी कंपनी एनपीओ तो नहीं रहेगी, अब आप इसको पब्लिक बनवाओ, प्राइवेट बनाओ, व्हाटएवर यू फील, हम आपको एनपीओ का सर्टिफिकेट तो ग्रांट नहीं कर सकते। चलिए, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, ध्यान से देखिएगा। This central government may revoke license of company where the company contravenes any of the requirement of condition of this section, subject to which a license is issued. Simply, जिस काम के लिए लाइसेंस दिया गया था, एग्जाम्पल देख लेना यहां पर अच्छे से याद रहेगा, सपना चौधरी। जिस काम के लिए लाइसेंस आपको दिया गया था, आपको लाइसेंस उस काम को यूज नहीं करके किसी और आप काम के लिए यूज कर रहे हैं और आप वॉयलेट कर रहे हैं, आप प्रोविजंस को वॉयलेट कर रहे हैं। दैट द अफेयर्स ऑफ कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडेंटली, यस फ्रॉडेंटली तरीके से चलाया जा रहा है और वॉयलेशन करें जिस काम के लिए आपको दिया गया था, तो यस कंपनी को बोला जा सकता है आप अब एनपीओ नहीं रहेंगे, अब आप अपने नाम के लास्ट में या तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड व्हाटएवर आप इसको लिखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर देगी, एनपीओ कल से तेरा लाइसेंस कैंसिल, कल से तू अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने का, ऐसा एक ऑर्डर नहीं करेगी। कब तक, जब तक सुनवाई का मौका नहीं दिया जाए। सुनवाई का मौका किसको, जिस कंपनी का लाइसेंस आप रिवोक कर रहे हो, सुनवाई का मौका क्या, ध्यान से सुनिएगा इसी बात को। ये क्या चीज होती है, सपोज बच्चों आज अपन स्कूल गए, ठीक, या कॉलेज गए या अपन इंस्टीट्यूट में आए, क्लास अटेंड किया, कोई इशू नहीं। सपोज ये एग्जांपल लेते हैं, एक मिस्टर एस है, इन्होंने क्लास अटेंड किया, क्लासेस से सीधा अब अपने घर पर पहुंचे। घर पहुंचते ही पापा जी ने हमारा बैग उतारा और देख तड़ 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 हमारे को बहुत सारे स्लैब लग गए। मैं पूरे पापा क्या बात है, पापा क्या बात है, मुझे क्यों मार रहे हो पापा? अरे चुप बदतमीज, तू मूवी देखने गया था, क्लास का नाम लेके जाता है और मूवी देखने चला जाता है। मैंने देखा था तुझे, मैं उस मूवी में ही बैठा था पीछे, और जो आज तू सुबह जैकेट पहन के गया था, यस
वो जैकेट तूने पहनी हुई थी, मेरे को बहुत गुस्सा, घर में बोल कर जाता है कि क्या मूवी देखने जा रहा हूँ और पढ़ाई करने जा रहा हूँ और जाता हूँ मूवी। तो कहता है बच्चा क्या कहता है, पापा मेरी बात तो सुन लेते। बोले क्या? बोले पापा वो जैकेट जो आपने मुझे दिलाई थी वो एकदम न्यू जैकेट थी, यस, रिबॉक की जैकेट थी, यस। अब मेरा फ्रेंड जो है ना मूवी देखने जा रहा था, उसके पास जैकेट नहीं थी, वो कह रहा है यार मुझे अपनी जैकेट दे दे, मैंने उसको अपनी जैकेट दे दी। तो मेरा फ्रेंड एक्चुअली मूवी देखने गया था, मैं मूवी देखने नहीं गया था। पापा कहते हैं ओहो गलती हो गई बेटा, सॉरी बेटा, मैंने आपकी पिटाई कर दी, सॉरी बेटा। तो वो कहता है बेटा पापा एक बार मेरे से पूछ तो लेते, मेरे थप्पड़ लगाने से पहले, मेरी पिटाई करने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेते। वो जो पूछना ही होता है बच्चों, वही कहते हैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड। मतलब आपको सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों कर दिया सर, आपने सपना चौधरी को क्यों बुला लिया, आपको ऐसे क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको ये काम करना पड़ा। लेकिन उसको खत्म करने से पहले, लाइसेंस को रिवोक करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यस, 100% आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड मस्ट बी गिवन। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड, सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा रिवोकेशन से पहले, बट बिफोर सच रिवोकेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिवन इट रिटन नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, एंड अपॉर्चुनिटी टू बी गिवन इन दैट मैटर, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। लिख लीजिए बच्चों एक अच्छी सी चीज यहां पर लिख लीजिए, ROOBH, ROOBH, robe, ROOBH। It's just a memory technique not to be written in the exam, लेकिन जब जो बता रहा हूं वो आपको एग्जाम में लिखना है। R मतलब रीजनेबल, O मतलब अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ, नेक्स्ट O इज ऑफ, बीइंग, BEING, हर्ड, HEARD, रोब, ROOBH, रोब रहने का हमेशा। क्लियर? क्या सर आपने रोब तो दिया ही नहीं, मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड तो दिया ही नहीं, तो आप लाइसेंस कैंसिल नहीं करो। प्लीज मेरी बात तो सुनो ना यार, एग्जाम्पल रिबॉक वाला ध्यान रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कब करेगी? जब सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई हो जाएगा कि यार इसने जो भी काम किया ना वो गलत किया, अब इस कंपनी को फाइनली क्या कर दिया जाए, इस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। अब लाइसेंस कैंसिल कर देती है, 100% कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। License is revoked, there the center may in the public order that the company registered under this section should be amalgamated with another company। अगर लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं तो कंपनी की एसेट होगी, कुछ लायबिलिटीज होंगी, कुछ अमाउंट पर पड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो क्या करेगी, वो सारा का सारा चीजें ट्रांसफर कर देगी किसको, सेम ऑब्जेक्ट की कोई और कंपनी होगी उसको वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सपोज मेरी कंपनी थी किसका, डांस सिखा रहे थे किसको, चिल्ड्रंस को, ऐसी कोई कंपनी को जो डांस सिखाती होगी चिल्ड्रंस को, उनका वो सारी की सारी एसेट्स, लायबिलिटी, जितने भी इन्वेस्टमेंट वो सारी की सारी ट्रांसफर कर दी जाएगी। सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनीज को वो काम कर दिया जाएगा विद सच कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टीज पावर राइट, सारी की सारी उस कंपनी को दे दी जाएंगी, और जो कंपनी थी सारी की सारी उसको दे दी जाएंगी किसको, दूसरी कंपनी को, या उस कंपनी को बाउंड अप कर दिया जाएगा। और बाउंड अप करने से गवर्नमेंट सोचते कि बाउंड अप करने से बढ़िया है कि सारी की सारी चीजें जो है दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दी जाए, दैट विल बी फेयर एनफ फॉर द पब्लिक, पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पेनल्टी पनिशमेंट। क्या कह रहे हैं, पेनल्टी पब्लिक पनिशमेंट। ये क्या होती है, अगर कंपनी कोई पेनल्टी करती है, जो हमने अभी पढ़ा, ऐसा कुछ काम करती है कि उसको वो काम नहीं करना चाहिए था फिर भी उसने किया, तो हम पर पेनल्टी लगता है। जैसे स्कूल्स में अपन लेट आते थे तो 10 रुपीज फाइन, 20 रुपीज फाइन फॉर लेट कमर्स, सेम ऐसे ही कंपनी के ऊपर भी पेनल्टी प्रोविजंस लगते हैं। अगर कॉन्ट्रावेंट करती है तो यस, अगर करती है तो क्या प्रोविजंस लगते हैं, 10 लाख टू 1 करोड़ रुपीज तक जा सकते हैं। किस पर लगेगा, कंपनी पर लगेगा फाइन, कितना, 10 लाख टू 1 करोड़। लिख लीजिएगा, कंपनी पर 10 लाख टू
1 करोड़, 10 lakhs to 1 करोड़ लिख लीजिएगा। कंपनी पर जो फाइन लगेगा वो कितना लगेगा, मिनिमम 10 lakhs to 1 करोड़। मतलब इसके बीच में एक्सेसिंग ऑफिसर एओ, एसेसिंग ऑफिसर की इंटेंशन होगी, जितना वो करना चाहेगा उतने तक वो पेनल्टी प्रोविजन लगा सकता है। किस पर, कंपनी का। प्लस जो भी कंपनी का ऑफिसर होगा, एवरी ऑफिसर जो उन कामों को देख रहा होगा, क्योंकि कंपनी अलग एंटिटी है और उसके डायरेक्टर्स अलग एंटिटी हैं। हमने पढ़ा है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, मैनेजमेंट, सेपरेट मैनेजमेंट होती है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर देयर टू मैनेज डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो क्या कहते हैं, उनको भी अपन क्या कर सकते हैं, यस, उन पर भी अपन पेनल्टी लगा सकते हैं। कितना, 25,000 to 25 lakhs, 25,000 to 25 lakhs तक का अपन प्रोविजन दिया हुआ है कि अपन वो पेनल्टी लगा सकते हैं उन लोगों पर। किन पर, कंपनी पर तो लगेगा कितना, 10 lakhs to 1 करोड़। कितना, 10 lakhs to 1 करोड़। और जो ऑफिसर्स है उन पर कितना लगेगा, 25,000 to 25 lakhs तक उनके बीच में पेनल्टी लगाया जा सकता है। डिसाइडिंग फैक्टर है एसेसिंग ऑफिसर का, और साथ ही साथ वो इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है, मैक्स टू मैक्स 3 years का। कितने साल का, ऑफिसर्स को दे सकता है, कंपनी को दे सकता है। अरे कंपनी को कैसे देगा यार, कंपनी जन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी जेल थोड़ा ना जाएगा। तो ओनली ऑन ऑफिसर पर इम्प्रिजनमेंट लगाया जा सकता है। कितने टाइम का, मैक्स टू मैक्स 3 years का। क्लियर, तो 3 years का आप लगा सकते हैं या फाइन लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। इतना डन, चलिए कह रहे जी बस अब वही है जो हमने बातें पढ़ी हैं, जल्दी से। यस, किस काम के लिए बनती है कंपनी, वही चैरिटेबल पर्पस के लिए बनती है। साइंस, आर्ट, कॉमर्स, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, जो भी हमने अभी लास्ट में देखे थे ऊपर जल्दी से। नेक्स्ट कहता है कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है किसकी शेयर कैपिटल की, कुछ नहीं है, सिंपल। अपना प्रॉफिट का यूज करती है, प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है, चैरिटेबल पर्पस है, सीधी सीधी बात। डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड को डिक्लेयर बिल्कुल नहीं करती, अगर कर देती है तो वो एनपीओ नहीं है। ऑपरेट्स अंडर ए स्पेसिफिक लाइसेंस, यस स्पेसिफिक लाइसेंस तो मिलता ही है, अपन सब कुछ पढ़ देगा, जस्ट समरी दिया हुआ है, बस आपको एक बार समरी में रीड करा रहा हूं और कुछ नहीं। कोई अपने नाम के आगे वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड यूज करना नहीं है। रिवोक हो सकती है, यस बिल्कुल हो सकती है 100%, इफ कंडीशंस कॉन्ट्रवेंट। वैसे रिवोक नहीं होगी, लेकिन अगर कंडीशंस रिवोक कर दी, सपना चौधरी वाला, अगर कंडीशन रिवोक कर दी तो यस 100% कर देगा। और जब रिवोक हो जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर देगी क्या, अपना स्टेटस चेंज करो, या तो कहा जाओ प्राइवेट लिमिटेड में जाओ, या पब्लिक में जाओ, या वाइंड अप हो जाओ, या किसी और कंपनी के साथ आप एसोसिएट हो जाए। ऑब्जेक्ट आपका यही काम करने का रहेगा, बस। क्लियर, कहते इस कंपनी को क्या बताया गया बच्चे, छोटा सा बात यहां पर लिखा हुआ है, क्लियर कर देता हूं। चलो कह रहे ये कंपनी अपनी जीएम बोले तो जनरल मीटिंग क्या कर सकती है, 14 डेज के नोटिस पे मंगा सकती है। मतलब सपोज आपको कोई मीटिंग करना है, नॉर्मल कंपनीज अदर देन एनपीओ, एनपीओ के अलावा जो भी कंपनीज होती हैं, अगर उनके मेंबर्स की मीटिंग करनी है, आप लोगों को मेंबर को एसोसिएट करना है, तो यस आपको मिनिमम 21 क्लियर डेज का उनको नोटिस देना पड़ता है। आपको 21 डेज का नोटिस देना पड़ता है कि आइए और मीटिंग को अटेंड कीजिए, लेकिन टाइम पीरियड मिनिमम मस्ट बी 21 डेज। क्या आप नोटिस दे आज तो मिनिमम गैप मस्ट बी 21 डेज। लेकिन इन केस ऑफ एनपीओ आपको 14 डेज का नोटिस भी दे देते हैं तो सफिशिएंट एनफ है, कोई इश्यू नहीं है। बहुत सारे सेक्शंस हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे आपको डायरेक्टर्स रखने कितने हैं, इतने रखने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने रखने चाहिए, बता देता हूं क्या होते हैं। वैसे तो आपका इंटर का क्या फाइनल का सिलेबस है सीधा, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात बताता हूं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स मस्ट बी देयर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स मस्ट बी देयर। इसके लिए कह रहे हैं कि अपन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगा रहे हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट जो कंपनी के साथ किसी ना किसी प्रकार से एसोसिएट रहते हैं, लेकिन वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं।
जिनका अपना एक अलग सिस्टम होता है, जिनकी एक अलग सोच होती है, वो बता सकते हैं कि यस वी आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो आते हैं अपनी सलाह देते हैं और चले जाते हैं। दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट, उनका काम इंडिपेंडेंट नेचर का होता है। नेक्स्ट करें, नीड नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी। ये क्या होती है? जब भी आप डायरेक्टर्स को वगैरह को इनको कुछ रेम्युनरेशन देते हैं कि आपको रेम्युनरेशन कितना दिया जाए, इसके लिए आपको एक कमेटी डिसाइड करानी पड़ती है। कह रहे इस कंपनी में ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी कंपनीज को ऐसा करना पड़ता है लेकिन इस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। और एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो बन सकती है, मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी 100% बन सकती है। क्लियर? जस्ट इट इज। बाकी सब चलिए एक बार रीड और कर लेते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। सिंपल आ गया, आपकी सारी की सारी बातें वही बताई हुई हैं अगेन। टू प्रमोट चैरिटेबल पर्पस, टू प्रमोट ऑब्जेक्टिव, नो डिविडेंड, लिमिटेड लायबिलिटी, वर्ड ऐड नहीं करना है, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, यस कंपनी ग्रांट कर सकती है, सीजी पावर है, बिल्कुल सीधी बातें सारी की सारी वही है जो ऊपर पड़ा है, ज्यादा टेंशन लेने का नीड नहीं है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, डोरमेंट कंपनी। चलिए ये डोरमेंट कंपनी क्या होती है? ये डोरमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके दरवाजे होते हैं बंद, जिसके दरवाजे होते हैं क्लोज, के इसके दरवाजे अपने को आज घर पे कोई नहीं रहा बाबा, आज अपना छुट्टी है, तो ऐसे वाली कंपनी जिसके दरवाजे होते हैं क्लोज, वो कंपनी कहते हैं डोरमेंट। डोरमेंट उन कंपनी को बोला जाता है। अब सेक्शन नंबर 55 आपको रीड करना है। मैंने बताया कि थोड़ा सा आपको एक दो कंपनी की डिटेल आपको बतानी है बस, और कुछ आपको नहीं पढ़ना होता। ध्यान से देखिएगा, डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ध्यान सुनो बच्चों, अगर कोई कंपनी ऐसी कंपनी है जो कोई काम नहीं कर रही है लेकिन रजिस्टर्ड हो गई, बस कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड तो हो गई है, कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट तो हो गई, लेकिन कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही है। कब से नहीं कर रही है सर? पिछले 2 साल से नहीं कर रही है यार, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रही है, अकाउंटिंग की कुछ भी नहीं कर रही है, वो वाली कंपनी क्या होती है? वो आपकी डोरमेंट कंपनी हो जाती है। सर फिर ऐसी कंपनी का फायदा बिल्कुल सही बात, अगर ऐसी कंपनी है तो हम उसे बंद ही क्यों नहीं करा देते? तो बंद करा देंगे बेटा, फिर अगेन अगर हमको कोई काम करना है उस कंपनी में तो फिर हम अगेन इनकॉर्पोरेट कराएंगे, बहुत सारा एक्सपेंसिव लगता है, सब कुछ लगेगा। तो इसके लिए क्या करता है कोई भी कंपनी वाले, जो डोरमेंट कंपनी होती है उस कंपनी के लिए क्या करते हैं, जो उस कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वो जाते हैं रजिस्ट्रार के पास, कहते हैं सर हमारी कंपनी में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है लास्ट 2 ईयर से, और अपन ने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं फाइल किया क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई ऑपरेशन भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता, तो आप प्लीज हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ग्रांट कर दीजिए ताकि हम पेनल्टी प्रोविजन से बच सके आगे। अगर कंपनी चलती रहेगी देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस दैट इज टू बी बोर्न बाय द कंपनीज। क्लियर? इवन इफ दे आर नॉट अर्निंग ए सिंगल पेनी, एक पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, फिर भी उनको बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इट्स ए रूल रेगुलेशन ऑफ आर एक्ट। सो क्लियर? आप अच्छे से समझेंगे जब आप इंटर लेवल पर फाइनल लेवल पर जाएंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं। तो डोरमेंट कंपनी क्या कह रही है? कह रहे जी नंबर 1 ऐसी कंपनी को इनएक्टिव कंपनी भी बोलते हैं। नंबर 2 मेरी कंपनी आज रजिस्टर्ड है लेकिन मेरी कंपनी जो मैंने रजिस्टर्ड करवाई है वो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए करवाई है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, फिर दोबारा से बता देता हूं। सपोज हम यहां पर एक गुरुकुल बना रहे हैं, सीए गुरुकुल, नाम है क्या? सीए गुरुकुल। कौन सा? सीए गुरुकुल। अभी थोड़े समय पहले रामायण महाभारत चला है, उसमें बच्चे जाते हैं ना सीखने अपना धर्म विद्या, अपने दुर्योधन जाते हैं। ऐसा ही अपन बच्चों को क्या कहते हैं, सर आप बच्चे हमें दे दीजिए आफ्टर 10th, हम बच्चों को संभालते हैं और हम इनको सीए बनाकर ही बेचेंगे। तो दैट विल बी कॉल्ड एज सीए गुरुकुल। सिंपल। क्लियर? मोहब्बत मूवी में जैसे था, है ना, जिंदा रहती है कि ऐसे। ठीक है, चलिए ऐसे ही डोरमेंट कंपनी क्या कहती है? अगर एक कंपनी फॉर्म की गई है, रजिस्टर्ड की गई है, किसके लिए? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, जो गुरुकुल बनाने के लिए, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब यही सब काम उसमें होने हैं, सिर्फ अपन ने प्रॉपर्टी ली और कुछ काम उसमें नहीं किया है, एंड कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं किया। कौन सा? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, कोई स्टैट नहीं किया है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, नोट कर लीजिएगा।
सेट नहीं किया गया, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है, तो ऐसी कंपनी क्या हो जाएगी, इनएक्टिव कंपनी मानी जाएगी। और किसको एप्लीकेशन देगी, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देगी। सपोज ये ए लिमिटेड कंपनी है, ये इनएक्टिव कंपनी है, तो ये क्या कहेगी, आरओसी को बोलेगी कि मुझे ग्रांट कर दो क्या स्टेटस इसका, डोरमेंट कंपनी का। इस चीज के लिए ये एप्लीकेशन देगी आरओसी को, और एप्लीकेशन देने के बाद आरओसी अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो इसको बोलेगा जाओ जियो अपनी जिंदगी, नो प्रॉब्लम। मेक एन एप्लीकेशन रजिस्ट्रार इन सच मैनर, जो भी मैनर तरीका जो बताएगा, ये फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरना है, वो फिल करना है, इतना फीस लगेगा, लाइसेंस ले लेती है और गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। इनएक्टिव कंपनी वही जो भी आपको बताया, क्या कर रही है, जो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही है, कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है, कब से, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से। कितने साल से, 2 फाइनेंशियल ईयर से। फाइनेंशियल ईयर तो समझते हैं, यस। एंड नॉट फाइल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल भी नहीं की है, और एनुअल रिटर्न हर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास हर ईयर में सबमिट करनी होती है। इट्स अ टाइम लिमिट, विद इन 6 मंथ आपको सबमिट करना होता है। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद आप लोगों ने वो कुछ भी नहीं किया है, और आपने एनुअल रिटर्न भी नहीं फाइल किया है, सेक्शन नंबर 92 में आपका एनुअल रिटर्न होता है, वो आपने नहीं फाइल किया, तो देन यस आप इनएक्टिव कंपनी की श्रेणी में आ जाते हैं, आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं। तब क्या कहता है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती हैं। अगर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 4 ट्रांजैक्शन, तो ये 4 ट्रांजैक्शन अगर आप कर भी रहे हैं इस कंपनी में, तो इन ट्रांजैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रांजैक्शन आपके अलाउड हैं। इन कंपनी में ये ट्रांजैक्शन आप अगर करते हैं तो ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं आती, मतलब ये ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सी, कोई ट्रांजैक्शन अदर देन क्या, पेमेंट ऑफ फी बाय ए कंपनी टू ए रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को कोई पेमेंट देनी है, बिल्कुल दे रहे हैं भाई, अलाउड है, कोई इश्यू नहीं है। पेमेंट मेड बाय फुलफिल द रिक्वायरमेंट दिस एक्ट, कुछ हम पर कोई प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली कुछ हमको फी पे करनी गई है कि आप पीएफ एक्ट में इतना पैसा जमा कर दीजिए, ईएसआई एक्ट में इतना पैसा जमा करा दीजिए, यस आपको ये सब करना है, तो ये प्रोविजंस है, फॉलो है, आप करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। अलॉटमेंट कर रहे हैं शेयर्स का अलॉटमेंट कर रहे हैं अगर 100% सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। एंड लास्ट वन इज मेंटेनेंस, अपने ऑफिस और रिकॉर्ड्स का कर रहे हैं, कोई अपने पर्सन को एम्प्लॉय किया हुआ वहां पर उसको आप अपने ऑफिस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए उसको आप अपॉइंट कर रखे हैं, तो ये इट्स अलाउएबल। ऐसे ट्रांजैक्शन को छोड़कर, इन चारों को छोड़कर बाकी कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कही जाती है, वो सेट कही जाती है, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कही जाती है, अदरवाइज नहीं कही जाती, अदरवाइज वो नहीं मानी जाती है। डोरमेंट कंपनी इज आल्सो डन, क्या कहते हैं, यस सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नॉर्मली इस पर आता है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय डोरमेंट कंपनी, सिंपल ये जो लिखा ये आपको लिखना है, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखने का रहता है। 2 सालों से जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए हैं, या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, या कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं हुआ है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले रखा है, बस वही कंपनी आपकी, कौन सा कंपनी, वही कंपनी आपकी डोरमेंट कंपनी कहलाती है। क्लियर, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। आज जो हमने पढ़ा एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। हम लोगों ने मेन बात जो पढ़ा आज वो पढ़ाया हमने सेक्शन नंबर को कैसे आपको लर्न करना है, एफएम आया और इनकम फॉर्म रजिस्टर्ड एंड बाइंड किया। ध्यान से रखिएगा, इस लाइन को रोज 2-3 बार पढ़ लीजिए, बस 2 से 3 दिन तक आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि क्या आपने को सेक्शन कोड करने हैं। एफ बोले तो फॉर्मेशन, एम बोले तो मेमोरेंडम, आया बोले तो आर्टिकल, और बोले तो आर्टिकल एक्ट ओवरराइड एमओए एंड एओए। क्लियर, 3, 4, 5, 6, 7 इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स, 8 एनपीओ, 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 10 बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ एमओए एंड। क्लियर, क्लियर, डन। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।